हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से। इतिहास का ये हमारा आज 34 लेक्चर है। इसके पहले हम 33 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो आप शुरू से शुरुआत जरूर करिएगा, पहले लेक्चर से, जिससे बहुत अच्छे तरीके से आपको कनेक्टिविटी बनी रहे कि इतिहास में हम कब से शुरुआत करते हैं, कैसी एक दूसरी चीजें रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। एक चीज आपको याद रखनी है कि हम ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, मतलब हम पूरा लूसेंट कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी हमने किया है, हम पॉलिटी देख रहे हैं, स्टैटिक जीके देख रहे हैं, तो हम सारा लूसेंट कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक और मुझे आपको सूचना देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, सब ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा चैनल है ब्राह्मी एकेडमी सिविल सर्विसेज वाला, ये मेनली डेडिकेटेड है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से रिलेटेड। जैसे अभी एमपीपीएससी के आपको वीडियोस दिखने चालू हो गए होंगे, तो हमने क्या किया है, मतलब अभी क्या है, क्लैश हो रहा है वीडियोस का। जैसे मैं ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस जो है लूसेंट से रिलेटेड नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं कर रही है। तो हमने क्या डिसाइड किया है, मैंने मैनेजमेंट से बात की कि भाई बच्चों को हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके देनी है सारी चीजें, तो आप नंबर ऑफ वीडियोस थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। अभी एक कर रहे हैं तो 2-3 वीडियोस एक दिन में जाएंगे तो हम जल्दी से कवर कर पाएंगे सारी चीजें। इसके लिए हमने क्या किया, मैनेजमेंट से बात की, तो ये हमने पूरा सॉल्यूशन निकाला कि एक हम चैनल बनाएंगे जो आपका ब्राह्मी एकेडमी एसएससी एग्जाम्स के नाम से रहेगा। डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी लिंक पे, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये निवेदन है आपसे कि आप उसे सब्सक्राइब करें। वहां पे हमारी ये लूसेंट वाली जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और लाइव रहेंगी। आप लाइव जो है अपना एक रूटीन सेट कर लेंगे सब्जेक्ट को पढ़ने का, जैसे इतिहास कब पढ़ना है, पॉलिटी कब पढ़ना है, तो आपका एक रिदम भी बन जाएगा अच्छे से। और इसीलिए हमने नया चैनल बनाया भी है कि आपको ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं हो कि बीच में किसी और सब्जेक्ट के वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे ही आपको कुछ टाइम बाद, जैसे अभी हम यहाँ पे लूसेंट के वीडियो देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद हम सारे वीडियो वहीं पे अपलोड करेंगे लूसेंट से रिलेटेड। अभी जैसे हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे वीडियो आपको वहां पे मिलेंगे। और अभी जितने आपके एग्जाम से रिलेटेड वहां पे हैं, वनडे एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, सारी चीजें हम वहां पे करेंगे डिस्कस, तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आपको पता ही है कि जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे लूसेंट, तो एक आपका कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा, ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। क्यों करना है डाउनलोड अभी से, जिससे जब हमारा पेपर हो, क्योंकि अभी तो हो नहीं रहा, अभी तो हम लूसेंट कंप्लीट करेंगे, जब भी एग्जाम होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का, और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। ऑनलाइन रहेगा, फ्री में रहेगा, तो आप सब पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश। हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य हमने पतन करवा दिया उसका, बहुत लंबे टाइम तक चला। अच्छा, बहुत लंबे टाइम तक हमारा गुप्त साम्राज्य तक था, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक भारत में एक बड़े इलाके में शांति स्थापित थी। आपको पता है जैसे उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं तो छोटे छोटे इलाके अपने आप को स्वतंत्र करवा लेते हैं। उसमें भी हमने कुछ नाम पढ़े, जैसे कौन कौन से नाम पढ़े, हमने पढ़ा मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ वंश के बारे में। यहाँ पे ये जो आपके मतलब अलग अलग इलाके पे थे, गुजरात वाले इलाके में था। उसके अलावा आप देखेंगे ये मौखरी जो है कन्नौज वाले इलाके में आ जाते हैं, पुष्यभूति आपको हरियाणा वाले इलाके में मिलेंगे, और ये जो गौड़ है ये बंगाल वाले इलाके में मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग इलाके में क्या हो जाएगा, नए राजवंशों का उदय हो जाएगा। अच्छा, एक मुझे मतलब बच्चे का कमेंट है कि मैम थोड़ा स्लो बोलिए, और मतलब ये 2-3 बार आ चुका है, तो मैं अपने हिसाब से बहुत स्लो बोलती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और धीरे बोलूं, क्योंकि जिसको अगर बढ़ा के स्पीड देखनी होगी तो ऑप्शन तो रहेगा। कम स्पीड में क्या होता है, थोड़ा सा मजा नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं धीरे बोलूं। और एक चीज बोल रहे थे कि इंग्लिश ऐड करूं बीच बीच में, तो मुझे क्या होता है कि जब बहुत सारा पढ़ाना होता है तो याद नहीं होता कि मुझे इंग्लिश भी बताना है। जहां भी मुझे याद रहेगा मैं आपको इंग्लिश भी साथ साथ में बताते चलूंगी। ठीक है, यहाँ पे नए राजवंशों का उदय हुआ, मतलब नई डायनेस्टीज आ गई अलग अलग इलाके में। जैसे आपका मैत्रक हो गया, मौखरी हो गया, पुष्यभूति हो गया, परवर्ती गुप्त हो गया और गौड़ हो गया। अभी आप किसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मौखरी के बारे में, एक पढ़ेंगे पुष्यभूति के बारे में। पुष्यभूति आपका हरियाणा वाला इलाका। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये यहाँ पे आ गया आपका पुष्यभूति, मौखरी आ गया आपका यूपी वाले इलाके में, यहाँ कन्नौज वाले इलाके में, गौड़ जो हो गया वो बंगाल वाला इलाका हो गया। ठीक है, ये हमारे 3 हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं।
उसके बाद सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश। अब यही क्यों पढ़ते हैं पुष्यभूति के बारे में ही, क्योंकि गुप्तों के बाद देखें, उत्तर भारत की बात करें तो कोई अगर बड़ा एक साम्राज्य ना कह के एक राजवंश कह लें जो बड़ा एरिया कैप्चर करता है, वो है आपका पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति का नाम आपको वर्धन वंश भी मिलेगा। वर्धन, जैसे आपको हर्षवर्धन मिलेगा, प्रभाकर वर्धन मिलेगा, तो उसको वर्धन वंश भी बोलते हैं, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी। तो याद रखिएगा, पुष्यभूति भी आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। पुष्यभूति जो है वो एक तो वंश कब स्टार्ट हुआ, टाइमिंग पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा ये आपके गुप्तों के एंड के बाद है, 550 के बाद की हम बात कर रहे हैं। 550 ईसा जो है उसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडी 550 एडी के बाद की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि पुष्यभूति वंश आपका आता है गुप्तों के बाद और बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करता है, इसलिए हम स्पेसिफिकली उसी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे राजधानी जो रहती है वो रहती है थानेश्वर, हरियाणा वाले इलाके में। तो शुरुआत में हम देखेंगे, सबसे पहली बात तो संस्थापक याद रखिएगा, है ना, फाउंडर कौन था, पुष्यभूति था, उसी के नाम पे आपका पुष्यभूति वंश पड़ा, ठीक है। राजधानी थी थानेश्वर, हरियाणा के बाद याद रखिएगा थाने से रिलेटेड है, हरियाणा वाले थाने, वैसे भी थानेदार वाला जो गाना है एक, आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये जो हरियाणा वाले हैं वो थानेदार से काफी ज्यादा इंप्रेस रहते हैं। मेरे सैया थानेदार ऐसा कुछ करके शायद गाना है, तो उससे आप रिलेट कर लेंगे कि जो पुष्यभूति था हरियाणा का है और थानेदार है, पहली बात, ठीक है। फिर इसका प्रथम प्रभावशाली जो शासक है वो है प्रभाकर वर्धन। अब आप देखेंगे नाम में वर्धन वर्ड यूज होने लग गया और इसकी वजह से हम वर्धन वंश भी इसको बोलते हैं, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ी सी एक स्टोरी समझनी है। यहाँ पे जो है हमारे प्रभाकर जी जो हैं उनके क्या थे, दो पुत्र थे, एक का नाम था हर्षवर्धन, ठीक है, एक का नाम है हर्षवर्धन और एक का नाम है राज्यवर्धन, ठीक है, ये एक का नाम है राज्यवर्धन और इनकी एक पुत्री भी है। ये दोनों आपके पुत्र हैं, किसके, प्रभाकर वर्धन के, है ना, ये याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। इनकी जो पुत्री है उनका नाम है राज्यश्री, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा भी, पुत्री जो है उनका नाम है राज्यश्री और इनके जो आपके दो बेटे हैं, एक आपके हर्षवर्धन हो गए, दूसरे हो गए राज्यवर्धन। अब ये जो राज्यश्री का विवाह है प्रभाकर वर्धन किससे करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो आपकी राज्यश्री हैं इनका विवाह होगा मौखरी, कन्नौज वाले इलाके में, किससे, ग्रहवर्मा से, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रहवर्मा से विवाह होगा किसका, राजश्री का। कहाँ के हैं ये, एक तो आप याद रखिएगा कौन सा वंश है, मौखरी, है ना, मौखरी से याद रखना है, मौखरी के हैं और मौखरी राजवंश के हैं। इलाका कौन सा है, तो ये इलाका है आपके कन्नौज का, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मालवा का एक शासक होता है जिसका नाम क्या रहता है, देवगुप्त। अब आप देखेंगे हम यहाँ पे अगर मैप में बात करें तो ऐसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मालवा वाले इलाके का जो देवगुप्त नाम का राजा होगा वो ग्रहवर्मा को क्या करेगा, मार देगा युद्ध में और राजश्री को बंदी बना लेगा। अब जब बहन राजश्री बंदी बन जाएंगी तो भाई, सीधी बात है, भाई छुड़ाने के लिए जाएगा, तो बड़ा बेटा रहता है राज्यवर्धन, वो जाता है छुड़ाने के लिए अपनी बहन को। वो लड़ता है किससे, आपके देवगुप्त से जो मालवा का शासक है और उसको पराजित कर देता है, मार देता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या, देवगुप्त का एक फ्रेंड रहता है गौड़ शासक शशांक, मतलब एक गौड़ राजा रहता है आपके बंगाल वाले इलाके में जिसका नाम रहता है शशांक। वो आके क्या करता है, यहाँ पे राज्यवर्धन की हत्या कर देगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पहले ग्रहवर्मा की हत्या करता है कौन, देवगुप्त। देवगुप्त को मारने कौन आता है, राज्यवर्धन, जो कि राज्यश्री का भाई रहता है। राज्यवर्धन जैसे इसको मारेगा तो देवगुप्त का आपका दोस्त आएगा बदला लेने के लिए, ठीक है, नाम क्या रहेगा, शशांक। शशांक मारेगा राज्यवर्धन को। अब ऑप्शन किसके पास बचा, अब ऑप्शन है हर्षवर्धन के पास। अब हर्षवर्धन बदला लेने जाएगा और अपनी बहन को छुड़ाने जाएगा। राजश्री इस टाइम पे कब्जे में ही थी, तो राजश्री को छुड़ाने जाएगा और अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेने जाएगा। अब आप कहेंगे ये पूरी स्टोरी का क्या मतलब है, हम मतलब जरूरी कितना है एग्जाम के लिए, आप वो बताइए, मुद्दे की बात करिए। ये तो ठीक है, हमने कहानी जान ली, इतने नाम याद भी नहीं रहेंगे लास्ट तक। तो यहाँ पे आपको ये नाम इसलिए भी याद रखने हैं कि शायद कभी क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना, कि यहाँ पे जो राजश्री हैं, प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी का विवाह कहाँ पे किया था, मौखरी वंश के
ग्रहवर्मा से। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी जब ये हर्षवर्धन है, अभी हर्षवर्धन अपना जो एरिया है धीरे धीरे आप देखेंगे कि बड़ा एरिया कैप्चर कर लेंगे, और हर्षवर्धन जो है गुप्तों के बाद थोड़ा बड़ा इलाका कैप्चर करेंगे। तो हमें हर्षवर्धन तो पढ़ना ही होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट राजा है। अब हर्षवर्धन पढ़ना है तो उनके पहले का जो थोड़ा बहुत इतिहास है, पापा का नाम, बहन के लिए युद्ध जो हुआ, और उसके अलावा आप देखेंगे कि कन्नौज जो है राजधानी अपनी थानेश्वर से, हरियाणा वाले इलाके से वो कन्नौज बनाते हैं। तो कन्नौज ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपने जीजा वाले इलाके में गए होते हैं बहन को बचाने के लिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड वाली स्टोरी आपको जानना जरूरी है। ये मतलब चांसेस कम है कि देवगुप्त के बारे में आए या राज्यवर्धन के बारे में आए। राजश्री का नाम याद रखिएगा। राजश्री का नाम इसलिए भी जरूरी है कि जब हर्षवर्धन छुड़ाने के लिए जाते हैं राजश्री को, तो पता चलता है कि वो भागकर जंगल में चली गई हैं। तो फिर एक बौद्ध भिक्षु रहता है जो उनकी हेल्प करता है उनको ढूंढने में, और इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा इंक्लाइंड होने लग जाते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। और फिर आप देखेंगे आने वाले टाइम पे कि मतलब बहुत ज्यादा जो एरिया है वो दान देंगे हर्षवर्धन जो है बौद्ध भिक्षुओं को। तो इसलिए थोड़ा सा प्रभाव उधर हो जाता है। तो थोड़ा कहानी आप ये भी जान के रखिएगा कि हर्षवर्धन और उनकी जो बहन है उनका नाम क्या था? राजश्री था। कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है? कन्नौज में राजधानी क्यों बनाई? क्योंकि वो अपने बहन के लिए कन्नौज वाले इलाके में गए थे। ठीक है, फिर उसके अलावा देवगुप्त, शशांक का नाम याद रखिएगा। शशांक मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कट्टर हिंदू टाइप का था, तो इसलिए आप शशांक का नाम जरूर याद रखिएगा। गौड़ शासक था बंगाल वाले इलाके में। अब यहाँ पे मैंने ये एरिया बताया हुआ है, ये एरिया किसका है? हर्षवर्धन का है। 606 ईसा में, जब 606 सीई में जब बनता है आपका हर्षवर्धन राजा, थानेश्वर वाला इलाका तो पहले से ही रहता है आपके हरियाणा वाला, फिर इधर जाके कन्नौज वाले इलाके में भी क्या करता है वो राजा बन जाता है, और फिर आसपास का इलाका थोड़ा ये कैप्चर कर लेता है। तो ये जो है आपको इलाका थोड़ा याद रखना है कि हर्षवर्धन के टाइम पे उसका जो राज्य है कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, विस्तार कहां तक था, इसलिए मैंने आपको मैप में दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है, ये हर्षवर्धन का हो गया। 606 ईसा में जाता है, थानेश्वर का शासक बनता है क्योंकि राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी है, और फिर शशांक को हराता है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, कन्नौज आता है उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, वहां अपनी राजधानी बनाएगा। एक चीज आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका हर्षवर्धन का इलाका ये वाला है, आप इसके देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और हर्षवर्धन का मतलब काफी तारीफ की है उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने कि काफी ज्यादा शासी थे और सारी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा क्या की है, यहाँ पे प्रशंसा की है। एक चीज लेकिन नहीं बताई, वो ये कि हर्षवर्धन जो है यहाँ पे नीचे साइड दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन राजा हुआ करते थे उस टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे होते थे चालुक्य राजा। ठीक है, चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था। उसमें से भी जो आपका मेन राजा है वो है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराता है। तो आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ तक ही क्यों फैला हुआ है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे आपका पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वाला राज्य जो है स्टार्ट हो जाता है, नर्मदा नदी के किनारे हराता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से जो ये इलाका चालू होगा ये किसका होगा? चालुक्य डायनेस्टी का। ठीक है, चालुक्य वंश का। उसके जस्ट ऊपर कौन सा चल रहा है? हर्षवर्धन का वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध होता है, जहां पे नर्मदा नदी के किनारे, और हर्ष क्या होता है यहाँ पे पराजित हो जाता है। इसके बाद फिर हमें जो वेनसांग है चीनी यात्री, उससे पता चलता है हर्षवर्धन के बारे में। वेनसांग आता है, बताता है कि हर्षवर्धन जो है वो काफी ज्यादा मतलब अच्छे से ट्रीट करता था धर्म से संबंधित लोगों को, स्पेशली बौद्ध धर्म वालों को। वेनसांग, एक तो ये याद रखना है आपको कि फाहियान किस राजा के टाइम पे आता है, वेनसांग किस राजा के टाइम पे आता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री के बुक में। वेनसांग आप जो है मैंने आपको रिलेट करवाया था, जो आपका फाहियान है, फाहियान वो कब आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। वो पहले क्यों आ जाता है? क्योंकि वो यान से आया होता है ना, वायुयान से आया होता है चीन से हमारे यहाँ, इसलिए ये पहले आ जाता है। वेनसांग में आप देखेंगे मैंने सांग से रिलेट करवाया था कि सॉन्ग सुनते सुनते वो चीन से आना चालू करता है, और हर्षवर्धन के टाइम पे, गुप्तों के पतन के बाद हर्षवर्धन के टाइम पे भारत पहुंचता है। तो सॉन्ग सुनने वाला बाद में आएगा, हर्षवर्धन के टाइम पे आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वेनसांग जो है, इनके मतलब आपकी नाम देखने को मिलेंगे। अन्य नाम हो गया जैसे यात्रियों का राजकुमार, इनको राजकुमार भी बोला गया है, इनको नीति का पंडित भी बोला गया है, और इनको वर्तमान शाक्य मुनि भी बोला गया है। वनडे एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। जितनी भी तारीफ की है हमने वेनसांग की है, राजकुमार बोला है हमने, शाक्य मुनि बोला है, और पंडित भी बोला है ना। पूरा नाम याद ना है और रहे तो शॉर्ट शॉर्ट याद कर लीजिए। शाक्य मुनि बोला है, पंडित बोला है, नीति का पंडित, है ना, और इसके अलावा हमने क्या बोला है, यात्रियों का राजकुमार बोला है। फिर यहाँ पे हर्षवर्धन ने क्या किया, चीन में अपने राजदूत भेजे थे। जैसे अभी हम अपने एम्बेसडर भेजते हैं दूसरी कंट्रीज में, अपना मतलब अच्छा कोलैबोरेशन रखने के लिए, उस देश के साथ मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए, सेम ऐसे ही हर्षवर्धन ने भी भेजा था चीन राजदूत। और चीनी जो आपके राजा थे उन्होंने भी फिर हर्षवर्धन के दरबार में क्या भेजा था, अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, एक चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे हम देख रहे हैं मैत्री वाला संबंध चल रहा है। कनिष्क के टाइम पे बस हमने पढ़ा है कि चीनी जो आपका एक सेनापति था उससे आपका कनिष्क हार जाता है ना। हमने पेन से रिलेट किया था, पेन चाओ जो करके नाम था, चीनी जनरल, उससे वो हार जाता है। उसके अलावा देखेंगे कि हमारा चीनियों के साथ जो है हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध ही रहा है पहले प्राचीन काल में। ठीक है, हम उनके यहाँ राजदूत भेजते थे, एम्बेसडर भेजते थे, वो हमारे यहाँ भेजते थे। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से गौतम बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। अब ये ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा जाए कभी भी, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि कश्मीर के शासक से गौतम बुद्ध के क्या लिए थे, इन्होंने दंत अवशेष लिए थे। उसके बाद प्रारंभ में ये शिव के परम भक्त थे, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंदू धर्म को फिर नहीं मान रहे थे वो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपको एक लाइन मिलेगी, तो बस ये किसने बताई है, ये वेनसांग ने बताई है कि भाई फिर बौद्ध धर्म मानने लग गए थे और हिंदुओं को ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देते भी नहीं थे। तो बस ये वेनसांग की जो है वो यहाँ पे बात है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हिंदू धर्म को नहीं फॉलो करते थे। वो याद रखिएगा, प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में, हर 5 साल में क्या करवाते थे, एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते थे। जैसे अभी हम मान सकते हैं कि आपका कुंभ हो रहा है ना, सेम ऐसे ही हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था क्या, महामोक्ष परिषद। मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष कहाँ मिलेगा आपको, जब आप प्रयाग जाएंगे, हर 5वें वर्ष में करवाते थे। तो हर 5 वर्ष में जैसे ही आपका बहुत ज्यादा घड़ा भर जाता है पाप का, तो आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे, प्रयाग जाएंगे। स्टार्ट किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने। और आपका जो वेनसांग है वो क्या रहता है, अध्यक्ष भी रहता है महामोक्ष परिषद का, एक महामोक्ष परिषद का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आप एक याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि मनाया कहाँ जाता है ना, प्रयाग याद रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और 5 साल में होता है, ये भी याद रखना है। जैसे अभी हम 5 साल में इलेक्शन करवाते हैं, तो हर्षवर्धन ने भी 5 साल का ले रखा था अपना महामोक्ष परिषद का टाइम। ठीक है, उसके बाद इनके जो दरबारी कवि हैं वो हैं बाणभट्ट जी, और बाणभट्ट जी ने लिखी हर्षचरित, जिसमें हर्ष जी के बारे में, उस टाइम के बारे में, उनके शासन के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने चीजें बताई हैं। उसी से हमें पता चलता है हर्षवर्धन के टाइम पे, जैसे मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ कि इतिहास में पुरानी चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई अभी तक बैठा हुआ है वो सब हमें बता रहा है कि ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था। हमें आज के टाइम पे पता चलता है, या तो हम खुदाई करके पता करें, या हमारे पास कोई पुरानी बुक है उससे पढ़ के हम पता करें कि उस टाइम पे वो राजा कैसा था, अपने प्रजा के साथ कैसा था, उसने कौन से अच्छे अच्छे काम किए, कौन से युद्ध लड़े हैं। तो ऐसे ही बाणभट्ट जी ने बताया है हर्षवर्धन के टाइम के बारे में। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है हर्षचरित कादम्बरी। ठीक है, तो कादम्बरी जी के बारे में भी लिखा है और हर्ष जी के बारे में भी लिखा है। बाणभट्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, स्पेशली मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मतलब मध्य प्रदेश में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, बाणभट्ट है किसके दरबारी कवि, हर्षवर्धन जी के। और बुक कौन सी लिखी है, हर्षचरित लिखी है, कादम्बरी लिखी है। ठीक है, फिर आता है हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन जो थे हमारे, वो खुद साहित्य में काफी इंटरेस्टेड थे, तो यहाँ पे उन्होंने बुक लिखी कौन कौन सी, रत्नावली, फिर नागनंदा और प्रियदर्शिका। आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन्होंने किसी और से लिखवाया था, क्योंकि राजा थे तो राजा ने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम लिख दो, नीचे नाम मेरा लिख देना बस, है ना, लेखक में हर्षवर्धन लिख देना। तो ऐसा कुछ मानते हैं कुछ हिस्टोरियंस की, ऐसा कुछ था। लेकिन आपको तो यही याद रखना है कि हर्षवर्धन ने बुक लिखी है 3, रत्नावली के बारे में लिखा है, नागनंदा के बारे में लिखा है और प्रियदर्शिका के बारे में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रिय थी, प्रिय कौन थी, रत्नावली। हर्षवर्धन को कौन प्रिय था, रत्नावली प्रिय थी।
ठीक है। और नागनंदा, नागनंदा में आप नंदा भी उठा सकते हैं, सिर्फ नंदा नाम की मतलब लड़की थी। तो हर्षवर्धन को कौन प्रिय था? एक नंदा प्रिय थी और एक रत्नावली प्रिय थी। ठीक है, तो ये आपको 3 बुक मिल जाएंगी हर्षवर्धन की। फिर ये भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। इसके बाद हम यहाँ पे सम्राट वर्ड यूज कर रहे हैं। जितने भी राजा आएंगे वो एक छोटे छोटे इलाके के क्या रहेंगे? शासक रहेंगे। इतना बड़ा इलाका जैसे हमने उत्तर भारत में अभी आपका दिखाया हर्षवर्धन का, उतना बड़ा इलाका कोई कैप्चर नहीं कर पाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका इसका जो आपके मुस्लिम्स हैं उनका आक्रमण चालू हो जाएगा, और उनके आक्रमण के बाद फिर आप देखेंगे मध्यकालीन में जितने भी होते हैं सब मुस्लिम शासक होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या थे? भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ठीक है, फिर हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक जो है महाराज या महासामंत कहलाते थे। मैंने आपको बताया गुप्त काल में सामंती व्यवस्था काफी ज्यादा चरम पर थी, है ना, उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। हर्षवर्धन के टाइम पे भी सामंत को महासामंत कहते थे, महासामंत या महाराज। ठीक है, मंत्री परिषद हुआ करती थी, मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहते थे। अब आपको जो चीजें गुप्त काल में देखने को मिलेंगी वही सेम चीज हर्षवर्धन के टाइम पे भी देखने को मिलेगी। जैसे अमात्य वर्ड मिलेगा, प्रांत जो है वो भुक्ति कहलाएंगे। ठीक है, भुक्ति में विभाजित थे, भुक्ति का जो हेड है वो उपरिक कहलाता था, ये भी आप पढ़ रहे हैं। तो इसका शासक जो है कौन हो गया? उपरिक हो गया या राष्ट्रीय हो गया, ये भी आप गुप्तों के प्रशासन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आता है? जिला, जिले को हमने विषय में डिवाइड कर रखा था। विषय का जो हेड होता था, प्रधान होता था, विषयपति कहलाता था, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमम चीजें जो गुप्तों के टाइम पे थी सेम वही आपको हर्षवर्धन के टाइम पे भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि गुप्तों के जस्ट बाद आपका हर्षवर्धन आता है। विषय के अंतर्गत पाठक आते थे, जैसे तहसील हो गया तो पाठक हो गया। आज के टाइम पे सरनेम होता है, आपके हर्षवर्धन के टाइम पे तहसीलों को पाठक कहते थे। उसके बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, और ग्राम का जो हेड है वो क्या कहलाता था? ग्राम अक्ष पटलिक। तो वैसे भी आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, आप बस ग्राम देख लीजिएगा, है ना, उससे पता चल जाएगा कि ग्राम का हेड यही होगा। या यहाँ पे पटलिक से देख लीजिएगा कि गांव का जो पटलिक है वो हेड होगा उसका। ठीक है, ऐसा आप कुछ छोटा सा नाम रिलेट करके रखिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में ग्राम ग्राम करके 4 ऑप्शन दे दे इसकी संभावना कम है, तो आप उसका आधा नाम भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? पुलिसकर्मी जो है वो कहलाते थे भाट, ये भी हम गुप्तों के प्रशासन में पढ़ चुके हैं। और जो अधिकारी थे उनको दंड देने का अधिकार था, दंड पाशिक या दांडिक कहलाते थे, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या था? यहाँ पे जो फेमस सबसे सिटी थी वो थी मथुरा। आप देखेंगे कि जो फेमस सिटी पूरे टाइम चल रही है, काशी, मथुरा, उज्जैन, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और उसके अलावा वाराणसी या ठीक है काशी एक ही है आपका, तो ये हो गया आपका, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया। ये जो मेन आपके सेंटर्स होते थे ये आपके याद रखने हैं। ठीक है, कौन सा किसके टाइम पे फेमस था। जैसे आपको मथुरा मिला, मथुरा किसके टाइम पे है? हर्षवर्धन के टाइम पे है। उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, ये आपके गुप्तों टाइम पे भी क्या था? बहुत ज्यादा फेमस था, चित्रकला से संबंधित था, मूर्ति कला से संबंधित था। मथुरा मूर्ति कला आप देखेंगे कि कैसे बहुत ज्यादा फ्लरिश होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक थोड़ा सा आपका पुराने क्वेश्चन भी पूछ लूँ तो आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे यहाँ से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा है? हर्षवर्धन के टाइम पे क्या क्या हो रहा था। हर्षवर्धन के टाइम पे एक तो इससे पहले शुरुआती में राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। हरियाणा वाले वैसे भी थानेदार को बहुत ज्यादा मानते हैं। फिर हमने राजधानी कहाँ कर दी? कन्नौज में ट्रांसफर। ठीक है, हर 5 साल में प्रयाग में क्या हो रहा है? महामोक्ष परिषद, मोक्ष के लिए एक परिषद बुलाई जाती थी। ठीक है, परिषद बुलाई जाती थी। इनके टाइम पे कौन आता है आपका? वेनसांग आता है। याद रखिएगा, गाना गाते गाते आता है इसलिए बहुत लेट हो जाता है पहुंचने में। वेनसांग आता है। इसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम पे आपको बाणभट्ट जी के बारे में याद रखना है। बाणभट्ट जी की कविताएं याद रखनी है। हर्षचरित हो गया ना, और इसके अलावा कौन सा था? कादंबरी हो गया, पार्वती परिणय हो गया। फिर उसके अलावा हर्षवर्धन जी ने भी लिखी है, कौन सी लिखी है? रत्नावली लिखी है ना, रत्ना के बारे में लिखा है, रत्नावली।
उसके अलावा नागनंदा, नंदा के बारे में लिखा है नागनंदा। उसके अलावा किसके बारे में लिखा है? प्रियदर्शिका, तो उनकी एक प्रिय भी थी। तो आप ऐसे रिलेट करके हर्षवर्धन के टाइम का याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा कि ये जो थे अंतिम हिंदू सम्राट थे, ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट थे, ये भी याद रखना है। इनके बारे में जो प्रशासन से संबंधित चीजें हैं वो सेम आपको जो गुप्तों के टाइम पे मिली है वो इसमें मिलेंगे, तो उसे कुछ अलग से याद करना नहीं है ना। भुक्ति हो गया, विषय हो गया, ये सब सेम मिलेगा आपको। इसके अलावा हम जितनी चीजें अभी तक करते आए हैं, है ना, वो याद जरूर रखिएगा। जैसे मान लीजिए फोर्थ आपकी जो बौद्ध संगीति है, बौद्ध संगीति, इसको आपको आंसर करना है, ये कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, कहाँ हुई थी, प्लेस का नाम बताना है। उसके अलावा आपको ये बताना है कि जो आपका 10 राग युद्ध है, 10 राग युद्ध, वो किस मंडल में है, किस मंडल में है, उसका वर्णन किस मंडल में है। ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है, आंसर करना है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कॉल और मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आने वाले जो वीडियोस हैं आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।